इस समय स्टैब्लिश फैक्ट है कि अगर कोई आधे घंटे कम सोता है तो अपनी लाइफ को 5 मिनट कम कर रहा है पर डे। मुझे लगता है कि बहुत हर फिजिशियन को कुछ सवाल जरूर पूछने चाहिए अपने मरीजों से कि आप कितने बजे सोकर उठते हैं और कितने बजे सोते हैं, और क्या आपकी स्लीप फ्रेगमेंटेड है। बहुत से लोग कहते हैं 12 घंटे सोते हैं लेकिन घंटे घंटे भर के उठते हैं, तो फ्रेगमेंटेड स्लीप ज्यादा नुकसानदेह है। दूसरा सवाल जरूर पूछना चाहिए, भोजन करने का समय क्या है, और उसमें केवल डिनर का टाइम पूछा जाए। बहुत से लोग बताते हैं कि साहब डिनर तो हम देर में करते हैं लेकिन हम ब्रेकफास्ट भी 12 बजे करते हैं। मैंने देखा है अगर उनका डिनर अर्ली करा दिया जाए तो ब्रेकफास्ट वो खुद बना के खाएंगे 8 बजे, भूख लगेगी। Hello and welcome to Doc Talk powered by Collect Care. I am Dr. Aradhya Giri, your host, and in today's episode, we're exploring how circadian rhythm, our internal body clock, quietly shapes diabetes, cardiometabolic risk, and treatment outcomes. To guide us through the science and its real world relevance, we're joined by a distinguished clinician scientist and a leading voice in chronomedicine. Dr. Narsingh Verma is a senior physician, academic leader, and Secretary General of the Indian Society of Chronomedicine with decades of work in physiology, metabolic health, and cardiovascular research. Dr. Verma, thank you so much for joining us. Thank you for inviting. So, to begin with, let's set the context. How would you define circadian rhythm, clinicians के लिए भी और patients के लिए भी? And why is it becoming increasingly relevant in today's lifestyle driven disease burden? देखिए, ये रेलेवेंट तो पहले से भी था लेकिन एक तरह से दोबारा खोजा गया है, ये कह सकते हैं। We all know that Earth is rotating on its axis and Earth is also taking the circle of the sun. This is universal truth and time is immortal, that we know. So this all is also replicating in our body. हमारे शरीर में भी एक क्लॉक है, एक सेंट्रल क्लॉक है जो कि सुप्राचियाज्मेटिक न्यूक्लियस के द्वारा संचालित होती है, और एक पेरिफेरल क्लॉक है जो हर सेल में पाई जाती है। स्पर्म को छोड़ दें तो जितने सेल बॉडी के हैं सब में के अंदर एक क्लॉक है। अगर वो बॉडी से निकाल लिए जाएं, बाहर रखे जाएं, तो भी एक क्लॉक परसिस्ट करती है। नॉर्मली क्या होता है, सेंट्रल क्लॉक के कमांड को पेरिफेरल क्लॉक फॉलो करती है, परंतु आजकल के समय में जैसे जैसे हमारी जीने के तरीके बदले, पेरिफेरल क्लॉक को उसे अडॉप्ट करना पड़ा और सेंट्रल क्लॉक के आदेशों का अवहेलना करनी पड़ी। तो ये जो रिदम गड़बड़ हो गया, ये बीमारी को प्रभावित करता है। क्लिनिशियंस कभी भी इस बात को नहीं शुरू में उन्होंने समझा। उन्होंने मरीज से कभी ये नहीं पूछा कि कब खाना खाते हो, कब सोते हो, कब दवाइयां लेते हो, कब जांच कराई जाए। इन बातों पर कम ध्यान दिए गए, लेकिन आज ये बिल्कुल सिद्ध हो चुका है, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, आप इस फील्ड में कई सालों से काम कर रहे हैं, तो आपको वो पहला स्पार्क कैसे मिला कि आपको बॉडी की डेली रिदम को और समझना है, उससे रिलेटेड हेल्थ और डिजीजेस को और समझना है? How did you want to get into all this? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और ये जर्नी बहुत कठिन रही है। बिगिनिंग में मैं प्रोफेसर फ्रेंज हल्बर्ट से मिला एक कॉन्फ्रेंस में, और उनका लेक्चर मैंने सुना। तब पहली बार मैंने सुना कि टाइम कितनी इंपॉर्टेंस है मेडिसिन में। क्योंकि पशु पक्षियों के विषय में पता था कि सूरजमुखी सूरज के हिसाब से फूल खिलता है और शाम को फूल बंद हो जाता है, कमल का फूल फॉलो करता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को लेकर के मुझे बहुत पता नहीं था। उनका लेक्चर सुनने के बाद मुझे लगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य यही है, और मैंने उसको काम शुरू किया करना, पढ़ना शुरू किया, पहले पढ़ाई की, और मैंने क्रोनोबियोलॉजी को क्रोनोमेडिसिन से जोड़ा, यानी मेडिसिन से जोड़ा। क्रोनोबियोलॉजी क्रूड साइंस है, उसमें जब मेडिसिन जोड़ दी गई
तो क्रोनो मेडिसिन हो गई, टाइम इन मेडिसिन। और जो सर्केडियन रिदम टर्म है, यह प्रोफेसर फ्रैंज हेल्बर्ग ने ही दिया था। वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, यूएस में काम करते थे, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में। और उनसे प्रभावित होकर के मैंने काम शुरू किया, लेकिन जर्नी बहुत कठिन थी। प्रारंभ में मेरे सारे साथियों ने, मेरे टीचर्स ने भी और मेरे जूनियर्स ने भी इसको पूरी तरह नेगेट किया। ये क्या बात है, कोई नई बात नहीं है, सूरज चांद ये सब क्या बात कर रहे हो मेडिसिन में। उसको लोगों ने अस्वीकार नहीं किया, लेकिन मैं लगा रहा। और 2011 में मैंने ये सोसाइटी बनाई, इंडियन सोसाइटी फॉर क्रोनो मेडिसिन। और इसको बनाने के बाद मुझे कई ऐसे स्टूडेंट्स मिले जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। वो पीएचडी करने आए थे, जिसने कि मैं डॉक्टर शिप्रा भारद्वाज का नाम लेना चाहूंगा, क्षितिज भारद्वाज, गिजाल फातिमा, कुलसुम। ये नाम कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाने में मेरी मदद की। और फिर मुझे एमडी स्टूडेंट मिले 2-3 जिन्होंने इस पर काम किया, डॉक्टर अरुण गोयल, डॉक्टर मनीष गोयल। उनके साथ जब मैंने काम किया तो मैंने पाया कि ये बिल्कुल विचित्र साइंस है। और धीरे धीरे लोगों ने स्वीकार करना शुरू किया। आज की स्थिति ये है कि कोई भी ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं होती इंडिया में जहां क्रोनो मेडिसिन की बात ना हो। और मुझे 2017 में रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन लंदन ने एफआरसीपी दी, ऑनरेरी थी। और उसके साइटेशन में उन्होंने उल्लेख किया कि डॉक्टर नरसिंह वर्मा कैन बी कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ क्रोनो मेडिसिन। ये बहुत सम्मान की बात थी। मेरे लिए उससे बड़ा गौरव का क्षण जीवन में कोई नहीं रहा। बहुत बहुत सर, बहुत अमेजिंग है सर आपकी जर्नी। बहुत पाथ ब्रेकिंग जर्नी रही है आपकी। तो डिसरप्शन को समझने के लिए हमें पहले रेगुलेशन समझना पड़ेगा। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि सनलाइट एक्सपोज़र, सोने का समय, खाने का समय, ये सब बॉडी क्लॉक को कैसे अलाइन करता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसे क्रोनो मेडिसिन की जान कहा जा सकता है। लाइट जब रेटिना पर पड़ती है, हमारी आंखों में जाती है और रेटिना में पड़ती है, तो रेटिना के अंदर जो सेल्स हैं, जैसे रोडोप्सिन और कोनोप्सिन हमें पता है, वैसे ही राड कोन की तरह से सेल और भी हैं, जो सेल इस लाइट को सीधे पहुंचाते हैं हमारे सुप्राचियाज्मेटिक न्यूक्लियस। और नहीं, वही नहीं, पूरे ब्रेन में हर पार्ट को पहुंचाते हैं। लेकिन सुप्राचियाज्मेटिक न्यूक्लियस को अच्छी तरह पढ़ा गया है। करीब 2000 से 3000 न्यूरॉन है जिनके कलेक्शन को सुप्राचियाज्मेटिक न्यूक्लियस कहा गया। इस न्यूक्लियस में जब लाइट पड़ती है तो उसके प्रभाव में यहाँ जो क्लॉक जीन्स है वो हार्मोन्स नए बनाते हैं, हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं, नई एंजाइमेटिक प्रोटीन बनाते हैं। और ये मेलाटोनिन सिक्रीशन जो कि पीनियल ग्लैंड से होता है, मेलाटोनिन सिंथेसिस को प्रभावित करते हैं। और मेलाटोनिन के सिंथेसिस होने लगती है। जितना डाइट दिन भर में पड़ती है उतना क्वांटिटी में मेलाटोनिन बनता है। इतना ही नहीं, अकेला ये कू नहीं है, कू कहते हैं इसे, जेटगेबर कहते हैं जर्मन लैंग्वेज में। जेटगेबर यानी कि जिसको कह सकते हैं टाइम प्रोवाइडर, टाइम प्रोवाइडर को जेटगेबर कहते हैं जर्मन लैंग्वेज में। तो लाइट अकेला जेटगेबर नहीं है। बाद में यह पाया गया लाइट के अलावा हमारा फूड पैटर्न, भूखे रहना, खाना, फिजिकल एक्टिविटी, एनवायरमेंटल स्ट्रेस और नींद, सबसे बड़ा लाइट के बाद जो जेटगेबर है वो नींद है। ये सभी हमारे रिदम को प्रभावित करते हैं। इन सब के प्रभाव से एक रिदम बनती है बॉडी की। सेंट्रल क्लॉक उसको पेरिफेरल क्लॉक तक पहुंचाती है और पेरिफेरल क्लॉक को उसे फॉलो करना। उदाहरण के तौर पर अगर हम नॉर्मली क्या हो रहा है, रात में बीटा सेल को इंसुलिन निकालने की कोई जरूरत नहीं, बेसल सिक्रीशन इंसुलिन का जो हो रहा है उससे हमारा काम चल रहा है। लेकिन अगर हम 11:30 बजे रात को डिनर करते हैं, अब तो बीटा सेल को मजबूरी में इंसुलिन निकालनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, सेंट्रल क्लॉक ने जो कहा था कि ना निकालो और पेरिफेरल क्लॉक ने कहा निकालो, ये हो गया दोनों के बीच में संबंध विच्छेद। इसी संबंध विच्छेद का कारण है डायबिटीज। उस समय जब इंसुलिन को नहीं निकलना चाहिए था, हमने मजबूर किया, निकालो निकालो निकालो। हमें पता है लाइट, लाइट में केवल अकेले लाइट नहीं, हर लाइट की वेवलेंथ अलग है। ब्लू लाइट की अलग है, रेड लाइट की अलग है। तो ये पाया गया है कि ब्लू लाइट बहुत डिसरप्टिव है, हमारे रिदम को बर्बाद कर।
रेड लाइट कम डिस्ट्रैक्टिंग है, थोड़ा फायदेमंद भी है कहीं पे। ये देखा गया कि जो लोग जहां लंबी लंबी रातें होती हैं वो लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए, तो उनको अगर लाइट पार्क में बैठाया गया तो डिप्रेशन कम हो गया। लाइट को थेरेपी की तरह यूज किया गया। और आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या है रात में भी लाइट, दिन में सोना, रात भर जगना। जिनके पास कोई काम नहीं है, घरेलू महिलाएं भी रात्रि जागरण कर रहे हैं। क्यों कर रही हैं? मोबाइल मिल गया है, मोबाइल पर वो अन्नू अवस्थी के चुटकुले सुन रही है, कोई काम नहीं है। जो पहले नाइट ड्यूटी करते थे वो रात में जगते थे, नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, या जो इमरजेंसी ड्यूटीज वाले हैं। अब तो पूरा देश जग रहा है, स्टूडेंट्स जग रहे हैं, रात्रि ही में पढ़ाई करेंगे, दिन में नहीं। पढ़ाई के नाम पर रात्रि जागरण, यही कारण हो रहा है कि हमारे देश में मेटाबॉलिक डिजीज, कैंसर, ये सब बढ़ रहा है। इसका रिलेशनशिप पाया गया है। तो जो हमारी जितनी लाइट पड़ेगी उससे मेलेटोनिन बनेगा, और जब डिम लाइट हो जाएगी सूरज, तो पीनियल ग्लैंड से डिम लाइट सिक्रीशन ऑफ मेलेटोनिन होगा, डिम लाइट सिक्रीशन। लेकिन आज क्या हो रहा है? लाइट डिम ही नहीं हो रही। जैसे ये डिम होने लगी, घर के अंदर बड़े बड़े बल्ब जल गए। अब क्या हुआ? इवनिंग में जो डिम लाइट सिक्रीशन होना चाहिए था 5 बजे, वो नहीं हुआ। रात को 11 बजे अगर कमरे में अंधेरा हुआ, अब मेलेटोनिन सिक्रीशन शुरू हुआ। 4 घंटे लगे उस 2 बजे रात में मेलेटोनिन का कंसंट्रेशन बना, अब नींद आई, देर तक चलती नहीं, तो सब अस्त व्यस्त हो गया। ये कह सकते हैं कि पूरे जीवन का एक लय था, तो लय जीवन है, और जब लय प्रलय बन जाए तो जीवन का अंत है। तो लय प्रलय में कन्वर्ट हो गया। वेरी वेल पुट सर, बहुत एप्टली बोला है आपने। और मेरा अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। तो जैसा कि लाइफस्टाइल पैटर्न हर पॉपुलेशन में अलग अलग होती है, तो इंडियन कंटेक्स्ट में पेशेंट ग्रुप्स में से सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन है सर्काडियन डिसरप्शन के लिए? आईटी प्रोफेशनल, नाइट शिफ्ट वर्कर्स, हेल्थ केयर स्टाफ या अर्बन एडोलेसेंट? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह सकता हूं, मेरे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है, लेकिन 2 चीज मेरी रिसर्च चल रही है इसके ऊपर। सबसे ज्यादा वल्नरेबल आजकल की बात है नॉट ओनली अर्बन, इवन रूरल एडोलेसेंट भी। ये रूरल अर्बन का बयासनेस जो है ये केवल शहरों तक सीमित है। मैंने गांव में अध्ययन किया है, गांव में भी अब खत्म हो गया सा, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, हाथ से कोई काम नहीं होता। खेती न हल से होती है, न बैलों से होती है, न कुदाल से होती है, केवल ट्रैक्टर से होती है। तो अब उनके पास केवल एक काम रह गया है, घंटे 2 घंटे ट्रैक्टर चलाना, डीजल खर्च करना, उसके बाद अल्कोहल और तंबाकू। तो all adolescents are more vulnerable because that will lead to various diseases in the due course of time. जो आईटी प्रोफेशनल हैं वो दूसरे को, लेकिन उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। उनके लिए मेरे पास बहुत से सॉल्यूशन हैं, अगर वो मिलते हैं तो बताता हूँ। वो उनकी मजबूरी है, लेकिन ये एडोलेसेंट तो बिना किसी काज के जग रही, कोई गोल नहीं है। जेनजीज तो बिना वजह जग रहे हैं, रात भर जग रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं, और रात भर खा रहे हैं। रात में खाना खाने के इतने दुष्परिणाम हैं जो कि मेरी पूरी रिसर्च का केंद्र है। कई क्लिनिशियंस आज भी पूछते हैं कि ये एसोसिएशन है या ट्रू कॉजेशन है। तो आप हमें साइंटिफिक एविडेंसेस के थ्रू बता सकते हैं कि सर्केडियन डिसरप्शन कैसे कंट्रीब्यूट करता है वेट गेन को, इंसुलिन रेजिस्टेंस को और टाइप 2 डायबिटीज को? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब 2017 में नोबेल प्राइज मिला सर्केडियन क्लॉक जीएस के खोज के लिए 3 साइंटिस्ट को, तब ये एसोसिएशन नहीं रह गया, कजेशन हो गया। बहुत सी ऐसी स्टडीज हुई है जिसमें दिखाया गया है कि ऐसे लोगों में जेनेटिक चेंजेस हो जाते और उनमें दे बिकम मोर वल्नरेबल टू डेवलप दीज डिजीजेस। तो अब ये एसोसिएशन नहीं रहा। प्लेंटी ऑफ रिसर्च इज अवेलेबल, anybody can search that and they will find that
we have enough evidences to say that this is not merely association, this is 100% causation. That is leading to हमारे ग्रुप का ये मानना है कि सभी बीमारियां सर्केडियन डिसरप्शन की देन है। जो सिंक्रोनाइजेशन था वो डिसिंक्रोनी में बदल गया। अच्छी बात यह है प्रारंभिक अवस्था में डिसिंक्रोनी को हम रीसिंक्रोनाइज कर सकते हैं, ये अच्छी बात। तो हमारे पास बहुत एविडेंस है, जेनेटिक लेवल पर एविडेंस है। मेरी अपनी रिसर्च कई है, जो इंटरेस्टेड हैं वो रिसर्च गेट पर जा सकते हैं। मेरे वहां पर 370 पब्लिकेशन उपलब्ध हैं, गूगल स्कॉलर पर भी उपलब्ध हैं, उनमें से ज्यादातर इसी पर है। Sir, in people who already have diabetes, can you explain how late night eating, irregular sleep, and short sleep duration can worsen glycemic variability even when all the medications remain unchanged? मुझे लगता है कि आम लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब कोई रात में भोजन करता है तो रात में इंसुलिन को निकलना पड़ता है और इंसुलिन से रिलेटेड हार्मोन निकलने पड़ते हैं। एक छोटा सा इंस्टेंस दूंगा, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको 18 घंटे की नींद चाहिए। क्यों? नींद के समय ही ग्रोथ हार्मोन निकलेगा। ग्रोथ हार्मोन के निकलने के लिए 4 स्टिमुलस चाहिए। पहला है स्लीप, जो आजकल है ही नहीं। बच्चे पैदा होते महीने भर के बच्चों को माँ रात भर जगाती है और 1 लीटर दूध पिला डालती रात भर, ग्रोथ हार्मोन निकल नहीं रहा। दूसरा स्टिमुलस जो जरूरी है वो है स्टारवेशन। स्टारवेशन होगा तो ग्रोथ हार्मोन निकलेगा। प्लांट्स में भी और ह्यूमन में भी देखा गया है, जिन बच्चों को कम भोजन मिलता है वो लंबे हो जाते, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलता। और रैट्स पर हम लोगों ने स्टडी की, उन रैट्स को जिनको हमने दिन भर खिलाया, हर समय खाना खिलाया, एट लिबिटम, चाहे जब खाएं, वो रैट 6 महीने में डायबिटिक हो गए, ओबीस हो गए, मर गए। और जिनको केवल रात में थोड़ा खाना दिया, रैट्स को उल्टा होता है, उनको रात में नॉकटर्नल है, थोड़ा खाना दिया रात में, वो अपनी उम्र से ज्यादा जिए। किसी को डायबिटीज नहीं हुई, किसी को हाइपरटेंशन नहीं हुआ, किसी को ओबेसिटी नहीं हुई। तो तीसरा है फिजिकल एक्टिविटी, वो भी नहीं। बच्चा रात भर दूध पिएगा, सोता रहेगा, माँ मानती नहीं है। नतीजा क्या हुआ है? पिछले आप 50 सालों का ट्रेंड देख लीजिए, हिंदुस्तान की एवरेज हाइट कम, ग्रोथ हार्मोन कम निकल रहा। इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है? डायबिटीज के विषय में आपने पूछा था, रात में जब भोजन कोई करता है तो इंसुलिन तो निकलती है। इसके अलावा बाकी हार्मोन प्रभावित होगा और डाइजेस्टिव एंजाइम रात में नहीं निकलते, जबरदस्ती निकालना पड़ता है उनको। लीवर पर प्रभाव पड़ता है। लीवर को शरीर का वैद्य कहा गया है। अगर लीवर को 24 घंटे में 18 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे रेस्ट दिया जाए, सारी बीमारियां स्वतः ठीक हो जाएंगी। ऑटोफेजी का नाम आपने सुना होगा। ऑटोफेजी से 4th स्टेज कैंसर ठीक हो गया, नोबेल प्राइज मिला है इसके ऊपर, नोबेल प्राइज मिला है ऑटोफेजी पर। 4th स्टेज कैंसर ठीक हो गया बिना दवा के। इससे बड़ी पावर क्या हो सकती है? नोबेल प्राइज यूं ही तो नहीं मिल जाता। यूं ही मिलता होता तो ट्रम्प साहब मांग रहे हैं, उनको मिल गया। नोबेल प्राइज यूं ही नहीं मिलता है, उसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस होते हैं। तो ऑटोफेगी वो मैकेनिज्म है जो हीलिंग कराती है, और जब हम रात भर खाते हैं तो वेट बढ़ता है। क्यों? फास्टिंग और प्रेंडियल फिजियोलॉजी अलग है। फास्टिंग फिजियोलॉजी में क्या होता है? हमारे फ्री फैटी एसिड यूटिलाइज होती है, लीवर का फैट यूटिलाइज होता है। और प्रेंडियल में उल्टा होता है, वहां और फैट जमा होता है, वेट बढ़ता है। ये कई मैकेनिज्म हैं और मेरे अपने कई पब्लिकेशन हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं रिसर्च गेट पर ढूंढ सकते हैं, वो इसी के ऊपर है, जिसको हमने टाइम रिस्ट्रिक्टेड मील कहा है, TRM, टाइम रिस्ट्रिक्टेड मील। और मैं स्वयं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 12-14 सालों से। और आज मुझे 26 साल से डायबिटीज है, लेकिन आज इस समय मुझे दवाएं नहीं लेनी पड़ी, ओनली बिकॉज ऑफ दिस। ये संभव है
डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, इसमें बहुत बड़ा रोल है सर्केडियन रिदम के पालन। तो नंबर 1 पर तो लाइट है मैडम, नंबर 2 पर स्लीप है, और नंबर 3 पर फूड है गलत समय पर, और नंबर 4 पर स्ट्रेस है। स्ट्रेस के समय कॉर्टिसोल निकलना ही पड़ेगा। नॉर्मली कॉर्टिसोल को रात में नहीं निकलना चाहिए, लेकिन अगर कोई रात में जगेगा तो कॉर्टिसोल निकलेगा। और कॉर्टिसोल और मेलेटोनिन में 36 का रिश्ता है, एक 3 है, दूसरा 6 है। सर, मुझे खुद गौर करना पड़ रहा है कि मैं कितना ज़्यादा सीख रही हूँ इस पॉडकास्ट में, एंड मैं खुद के लाइफ़स्टाइल में कैसे ये सब इन्वॉल्व कर सकती हूँ। एंड इट्स रियली रिमार्केबल कि 26 साल डायबिटीज़ के बाद भी आप दही ले रहे हो, मेडिसिन एंड इट्स अंडर कंट्रोल। आई मीन दैट्स बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ी हुई हैं, केवल इंटरमिटेंट फास्टिंग के अलावा भी चीजें जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ा रोल स्ट्रेस का है। अगर आप देखें, आईडीएफ फिटनेस 2023 ने कहा है मैक्सिमम प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज इज 50%। इन विच कंट्री? पाकिस्तान। कारण क्या है? लोग स्ट्रेस में हैं, भूखे हैं, पॉवर्टी है, लेकिन बम तब भी बताता है लड़ने के लिए। डबल स्ट्रेस, मोर कॉर्टिसोल। एक अकेला इंसुलिन ग्लूकोज को कम करता है, ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रिन ये सब बढ़ाते हैं, ये सब बढ़ाते हैं। तो जो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन है वो ज्यादा है। अकेली इंसुलिन क्या करे? गरीब हो गई, पुअर हो गई, इतने हार्मोन्स ने इसके ऊपर हमला कर रखा है। हम रात में जग करके उस हमले को और प्रखर। तो अभी तक हमने सर्काडियन रिदम से डायबिटीज़ रिलेटेड बातें की। अब हम चलते कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में। तो ब्लड प्रेशर अगर रात को डिप ना हो तो उससे क्या रिस्क बढ़ जाता है, एंड हाउ डज ये बॉडी क्लॉक इन्फ्लुएंस दिस फिनोमिनन? एक्चुअली यही काम सबसे पहले मैंने शुरू किया था एबीपीएम का, और मैं एबीपीएम 7 दिनों तक करता। आजकल 24 आवर का जमाना है, मेरे पास 1000 ओरिजिनल डाटा है। मेरी पीएचडी का टॉपिक यही था, एबीपीएम 7 डे 24 आवर एबीपीएम इन हेल्थ एंड डिजीज। और ये मेरे मन में कहां से आया? जब मैं केजीएमयू में क्लास ले रहा था उस समय, जबकि मैं बात कर रहा हूं, उस समय बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं थी, एसी नहीं था, गर्मियों का मौसम था, पंखे आवाज करते थे, अंग्रेजों के जमाने के पंखे थे। 185 बच्चों तक अपनी आवाज पहुंचानी हुई। उस समय मैंने अपना एबीपीएम किया तो लेक्चर लेते समय मेरा ब्लड प्रेशर 180/120, लेकिन मैं हाइपरटेंसिव नहीं, यह केवल उस समय स्ट्रेन की वजह से। तो ये वेरिएबिलिटी, इसको मैंने पढ़ने की कोशिश की। आज सबको मालूम है कि ब्लड प्रेशर वेरिएबिलिटी मिनट टू मिनट हो, पल्स टू पल्स हो, आवर टू आवर हो, डे टू नाइट हो, विजिट टू विजिट हो, वीक टू वीक होती है, मंथ टू मंथ होती है, सीजन टू सीजन होती है, सबको मालूम। और डिपिंग की जहां तक बात है, डिपिंग होना फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, और डिपिंग का पैटर्न जो गायब हो रहा है आजकल, उसका कारण देर रात तक जगना है। जब हम मौका ही नहीं दे रहे हैं डिप होने का, डिपिंग सिंपैथेटिक ड्राइव के कम होने से होती है। हमने सिंपैथेटिक ड्राइव कम नहीं होने दिया, तो डिपिंग कैसे हो? डिपिंग अगर नहीं है तो लोग जो नॉन डिपर्स हैं उनमें रिस्क ज्यादा है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का डिपर्स के मुकाबले। अगर 10 मिलीमीटर मरकरी से ज्यादा डिपिंग है तभी हम डिपिंग मानेंगे। और कहीं कहीं रिवर्स डिपिंग मिलती है, खासकर सीकेडी के मरीजों में, जहां रात में बढ़ जाता है, दिन में कम हो जाता है। रिवर्स डिपिंग बहुत ही डेंजरस है। इसी तरह मास्क हाइपरटेंशन, वो भी बहुत डेंजरस है। क्लिनिक पर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, घर पे बढ़ गया, उल्टा है मास्क हाइपरटेंशन। और डिपिंग में रिवर्स डिपिंग के अलावा एक्सेसिव डिपिंग पैटर्न कुछ डिजीज में मिलता है, और नॉन डिपिंग पैटर्न, ये सब बड़े नुकसानदेह हैं और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को बढ़ाते हैं। तो हम एबीपीएम करके इसको जान सकते हैं, होम मॉनिटरिंग करके जान सकते हैं। इसका संबंध भोजन से भी है, वही सब फैक्टर है, फिर से भोजन से है, नींद से है, नींद से बहुत ज्यादा है। और ये इस समय एस्टैब्लिश फैक्ट है कि अगर कोई आधे घंटे कम सोता है
तो अपनी लाइफ को 5 मिनट कम कर रहा है पर डे। I think, sir, कि ये podcast is the lifesaver for anyone who is listening to it. And I don't think एक टॉपिक हम एक ही सेक्शन में कवर कर सकते हैं। आई थिंक ये इतना वास्ट और इतना क्रिटिकल टॉपिक है आज के टाइम। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि चाहे क्लिनिक के अंदर हो चाहे क्लिनिक के बाहर हो, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी डिजीज इज ऑलवेज की। तो आप हमें कोई 2 से 3 क्वेश्चंस बता सकते हैं जो पेशेंट्स अपने आप से घर में पूछ सके कि क्या मेरा बॉडी क्लॉक भी डिसरप्टेड है? तो इन 2-3 क्वेश्चन से वो उन्हें जवाब मिल जाए। मुझे लगता है कि बहुत हर फिजिशियन को कुछ सवाल जरूर पूछने चाहिए अपने मरीजों से कि आप कितने बजे सोकर उठते हैं और कितने बजे सोते हैं, और क्या आपकी स्लीप फ्रेगमेंटेड है। बहुत से लोग कहते हैं 12 घंटे सोते हैं लेकिन घंटे घंटे भर पे उठते हैं, तो फ्रेगमेंटेड स्लीप ज्यादा नुकसानदेह है। दूसरा सवाल जरूर पूछना चाहिए, भोजन करने का समय क्या है, और उसमें केवल डिनर का टाइम पूछा गया। बहुत से लोग बताते हैं कि साहब डिनर तो हम देर में करते हैं लेकिन हम ब्रेकफास्ट भी 12 बजे करते हैं। मैंने देखा है अगर उनका डिनर अर्ली करा दिया जाए तो ब्रेकफास्ट वो खुद बना के खाएंगे 8 बजे, भूख लगेगी। डिनर 7 बजे के बाद ना कर। जहां एक बार आपने डिनर पहले कर लिया, 12 घंटे बाद लीवर को चाहिए होगा आपको जी। तो ये सवाल जरूर पूछना चाहिए। तीसरा सवाल पूछना चाहिए कि जो सिम्टम मरीज बता रहा है उसका डायर्नल वेरिएशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल आर्थराइटिस में, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर मॉर्निंग में पेन ज्यादा है या रात में पेन ज्यादा हो जाता है, इससे फर्क पड़ता है whether you are dealing with rheumatoid arthritis or osteoarthritis. Similarly, सांस फूलती है तो मॉर्निंग में ज्यादा फूलती है कि शाम को ज्यादा फूलती है, इससे पता लग जाएगा वी आर डीलिंग विद आजमा एंड सीओपीडी। जैसे मैं आपको एक बताऊं एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन में, ग्लूकोमा ग्लूकोमा के लिए अगर कोई डॉक्टर शाम को प्रेशर नापता है, आपको उधर प्रेशर मिस कर जाएगा ग्लूकोमा। मॉर्निंग में प्रेशर ज्यादा होता है तो उसे मॉर्निंग में नापना चाहिए, लेकिन दुख की बात है डॉक्टर मॉर्निंग में उठता ही नहीं। पता नहीं डॉक्टर रात के अंधेरे में मरीज क्यों देखना चाहता है, दिन पूरा पड़ा हुआ है। पूरी मेडिकल साइंस में फिजिकल एग्जामिनेशन डे लाइट में करने की बात की गई, हचिसन क्लिनिकल मेथड यही कहा गया। और शुरू में फिजियोलॉजी लैब बनाई जाती थी, शीशे लगे होते थे, रोशनी आती थी, आर्टिफिशियल लाइट में कोई एग्जामिनेशन नहीं होता था। लेकिन अब सब बदल गया। मैं आपको लेटेस्ट बात बताऊं, सर्केडियन रिदम को देख करके नए आईसीयू बन रहे हैं जिनमें दिन में पर्दे हटा दिए जाते हैं, शीशे होते हैं, दिन में पूरी लाइट अंदर आती है, रात में टोटल अंधेरा होता है। रात में नर्स को मना है पेशेंट को जगाएंगे नहीं, राइट फीडिंग नहीं होगी, इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, सब दिन में करेंगे। ऐसा करने से रिकवरी फास्ट हो गई। आईसीयू ऐसे बनाए जा रहे हैं कीपिंग इन माइंड द सर्केडियन रिदम, और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है रेडियोथेरेपी पर, कीमोथेरेपी पर। मेरी एक रिसर्च है जिसमें यह सिद्ध किया गया है कि मॉर्निंग आवर्स में कीमोथेरेपी और इवनिंग आवर्स में कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। लेटेस्ट रिसर्च है जिसमें हमने ट्यूमर टेम्परेचर नापा। जब ट्यूमर डिवाइड हो रहा है उस समय अगर कीमोथेरेपी दें, रेडियोथेरेपी दें तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ट्यूमर सेल उस समय नए नए बन रहे हैं। और जब मिनिमम ट्यूमर टेम्परेचर है, यानी ट्यूमर का टेम्परेचर मिनिमम है, ट्यूमर डिवाइड नहीं हो रहा है, उस समय दवा क्यों देने। मैं तो इसको इस स्टेज तक ले जाना चाहता हूं, अगर हमें ये मालूम हो जाए कि साल्मोनेला टाइफी कब डिवाइड होता है तो हमें एंटीबायोटिक 3 बार नहीं देना पड़ेगा, उसी समय देना पड़ेगा जिस समय वो डिवाइड हो रहा हो। क्यों हम 3 बार दें? यहां तक कीमोथेरेपी, यहां तक हमारी कह सकते हैं सर्केडियन रिदम पहुंचेगी, और इसको हम लोग फार्माकोथेरेपी कहेंगे। और ये क्रोनो फार्माकोकाइनेटिक्स है, क्रोनो फार्माकोजेनेटिक्स है, जिससे हम ये जान पाएंगे किस समय हम क्रोनोथेरेपी दें जिस समय ज्यादा इफेक्टिव हो। Simply phenomenal, sir. I have no word. Sir, so my previous question was about identification. तो एक बार पेशेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया, नेक्स्ट स्टेप होता है करेक्शन। तो
स्लीप टाइमिंग, लाइट एक्सपोजर, खाने का टाइमिंग, ये सब मेडिसिन के साथ कैसे आउटकम इम्प्रूव कर सकता है? अब आप आ रही हैं रीसिंक्रोनाइजेशन पर। डीसिंक्रोनी आइडेंटिफाई हो गई, गलत कर रहे हैं, सही कैसे कर रहे हैं? इस पर कुछ नहीं करना है, हमें पुराने अपने भारत के इतिहास में जाना है और भारत की पुरानी संस्कृति में जाना है। सूरज के साथ उदय, सूरज के साथ अस्त, ये जीवन का पहला सिद्धांत है। हम सूर्य के उदय होने के पहले अस्त उदय हो जाएं और सूर्य के अस्त होने के पहले अस्त हो जाएं भोजन के विषय में। और कैसे करें, इसके लिए बहुत आसान है। करेक्शन शुरू हो डिनर से, अपने आप बाकी ठीक हो जाएगा। नींद के लिए पहला एस्पेक्ट शुरू करेंगे, जल्दी भोजन कर लेंगे तो जल्दी नींद भी आएगी, नींद भी जल्दी आएगी। और नींद के लिए स्लीप हाइजीन का पालन करें। स्लीप हाइजीन क्या है? कमरे में, सोने वाले कमरे में सोने जाने के पहले 3 घंटे पहले मोबाइल बंद हो जाना चाहिए, ब्लू लाइट एक्सपोजर बंद हो जाना चाहिए। सबसे जरूरी आज के समय में है कि हम भोजन से उपवास रख रहे हैं, गैजेट से उपवास रख रहे हैं। नो टेलीविजन, नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आफ्टर 8 PM। ऐसा करेंगे नींद आएगी। और कमरे में घुप अंधेरा हो, आवाज ना हो, कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल हो, कपड़े ढीले हो, ब्लैडर और बावल इम्प्टी हो, थॉट्स ना हो, ब्रेन कठिन है, इसे करने में समय लगे। नींद ना आए तो उठकर टेलीविजन न देखें, मोबाइल न देखें, किताब पढ़ें। बड़े बड़े धुरंधर किताब देखते ही सो जाते। हम सब की आदत रही है, जब हम पढ़ाई करते थे किताब हाथ में आते ही नींद आने लगती, कोई इससे मना नहीं कर सकता। और डॉक्टर्स को तो एनाटॉमी की, ग्रेज एनाटॉमी देख के गहरी नींद आती, अगर वो तकिए में लगा लें ग्रेज एनाटॉमी, तुरंत सो जाओ। तो ये हम सब जानते हैं कि किताबें पढ़ने से मस्तिष्क थकता है और सो जाता है। और टेलीविजन देखने से, मोबाइल देखने से वो रील कभी खत्म नहीं। एक बार रील देखना शुरू किए, कितने भी रात बज जाए, रील नहीं खत्म हो, नींद खत्म हो जाए। इस तरह हम इसको रीसिंक्रोनाइज कर सकते हैं। 5 फैक्टर रीसिंक्रोनाइजेशन के लिए हैं। अपनी स्लीप को रेगुलेट करें, अपनी डाइट को रेगुलेट करें, डाइट के अंदर टाइम को रेगुलेट करें, क्वांटिटी ऑफ फूड रेगुलेट करें, और जो फैट कंटेंट है डाइट का, प्रोटीन कंटेंट है डाइट का, इसको रात में करें, मॉर्निंग में। इसके तमाम पेपर हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि रात के समय अगर लिपिड ज्यादा लिया, फैट ज्यादा लिया, तो वो हमारे शरीर में नुकसान करेगा, डाइजेस्ट नहीं होगा और वो इकट्ठा हो जाएगा फ्री फैटी एसिड बन करके लीवर में भी और फैट सेल्स में। इसके अलावा इन्वायरमेंटल है, और बाकी चीजें जो हैं वो केवल स्ट्रेस को कम करने वाली चीजें हैं। तो रीसिंक्रोनाइजेशन पॉसिबल है। तो अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करें और एक पॉपुलेशन के लेवल पे देखें, तो क्या इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, स्क्रीन एक्सपोजर, इन सब के चलते क्या हम एक साइलेंट सर्काडियन एपिडेमिक एक्सपीरियंस कर रहे हैं इंडिया में? बिल्कुल सही आपका आंकलन है, सब थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं। हमारा अर्बनाइजेशन प्लान्ड नहीं है, अनप्लान्ड फास्ट अर्बनाइजेशन। यूएस ने अर्बनाइजेशन किया, सब अर्बन एरिया बनाया, हमने कोई सब अर्बन नहीं बनाया। गांव से लोग भाग के आए, शहर में कहीं मकान खड़ा कर, नो प्लानिंग, नो प्लान सिटी इन इंडिया एक्सेप्ट चंडीगढ़, नो प्लान सिटी, एनीबडी कैन इरेक्ट एनी स्ट्रक्चर एनीवेयर। ये तो बहुत गलत हुआ। और गांव खत्म कर, मैं गांव से जुड़ा हूं, मैं जानता हूं, गांव फिनिश हो, वहां शहर की जितनी खराब चीजें थी सब आ गई, अच्छी चीजें गायब हो गई, वो शहरों में भी नहीं आ पाए। हाहाकार बैंड से लेकर के डीजे तक गांव पहुंच गया, रात में खाना पहुंच गया। और गांव में जहां शादी ब्याह में लोग बैठकर खाना खाते थे, मेरा तो ये कहना है बैठकर तो इंसान खाना खा सकता है, खड़े होकर केवल जानवर खाता है, इंसान खड़े होकर कैसे खा सकता है? उसके 2 ही पैर हैं, 4 पैरों वाला खड़े होकर खा सकता है। ये जो परिवर्तन है ये उस लेवल तक हो गए। सर, तो कमिंग बैक टू एवरीडे क्लिनिकल प्रैक्टिस,
ऐसा क्या एक संदेश है जो आप क्लिनिशियंस चाहेंगे कि वो याद रखें जब वो डायबिटीज और कार्डियोमेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को मैनेज कर रहे हो? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरा एक लेक्चर है, एप्लीकेशन ऑफ क्रोनो मेडिसिन इन डे टू डे प्रैक्टिस। अभी मैंने एपीआई पटना में भी बोला उसको, और कई जगहों पर डिमांड रहती है उसकी। उसमें मैंने इस बात को उल्लेख किया है, फिजिशियन हिस्ट्री टेकिंग में भी उसका इस्तेमाल करें। पूछें नींद के बारे में, पूछें खाने के बारे में, पूछें टाइम के बारे में, पूछें फिजिकल एक्टिविटी के बारे में, पूछें नैप के बारे में। नैप किया कि नहीं किया, किया तो कितना किया। नैप होती है 20 मिनट की, 30 मिनट की। 2 घंटे की नैप नहीं होती, स्लिप हो जाए, नुकसान करे। तो नैपिंग के बारे में पूछें, दवाई के बारे में पूछें, कितने टाइम लेते हो, कब लेते हो। हिस्ट्री टेकिंग, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन भी मैंने आपसे अभी शेयर किया था। हिस्ट्री टेकिंग में ये भी शामिल है, कौन सा सिम्टम किस समय ज्यादा होता है। हमारे एक मित्र हैं माइकल स्लोवस्की, उन्होंने पूरा इसका रिदम का चार्ट बनाया है, कौन सा सिम्टम कब ज्यादा। 6 AM पर ऑल काज डेथ ज्यादा है, तो हिस्ट्री टेकिंग में शामिल करें इसको, इस नॉलेज को। फिर एग्जामिनेशन में शामिल करें। ब्लड प्रेशर कब नापना है, किसी भी समय नहीं नाप लेना है, या तो मॉर्निंग में नापना है या इवनिंग में नापना है। नापने के पहले ब्लैडर खाली होना चाहिए, कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में, अगर जांच हमें करनी है, सैंपल कब लिया जाए, किसी भी समय नहीं, ये गलत हो रहा है। फिर ट्रीटमेंट में क्रोनोथेरेपी, हम जो दवा दे रहे हैं वो सुबह लें कि शाम को लें, दोपहर में लें, कब लें। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको हमारे फिजिशियंस अपने जो डेली प्रैक्टिस में शामिल करें। अभी तक क्या हो रहा है, वो दवा लिख दे रहे हैं लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कब खाई जाए, चाहे जब खाए, जांच चाहे जब करा। हिस्ट्री टेकिंग में सर्केडियन सिस्टम है ही नहीं, तो सर्केडियन सिस्टम होना चाहिए। उसको वो अपने डे टू डे प्रैक्टिस में जब तक नहीं शामिल करेंगे, मेरा ये अभियान निरर्थक रहेगा। तो आपका ये प्रयास सार्थक सिद्ध हो, लोगों तक ये बात पहुंचे, लोग इसको शामिल करें अपने डे टू डे प्रैक्टिस में, तभी परिवर्तन होगा। और मेरा उद्देश्य केवल इतना है, और कोई उद्देश्य जीवन में बचा नहीं। तब ये बहुत बड़ी बात है कि आप इतनी कोशिश कर रहे हैं कि इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ लोगों तक पहुँचे, एंड आई एम श्योर आपको उसका आउटकम ज़रूर मिलेगा एंड मिल रहा है आई थिंक अभी भी। नहीं, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और हर कॉन्फ्रेंसेस में सुनना चाहते हैं इस बात को, और लोग इस पर बात करने लगे हैं, खुद भी प्रेजेंट करने लगे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको बताया था कि एडीए में, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की मीटिंग में 2 घंटे का सेशन हुआ सर्केडियन रिदम, और जिन्होंने प्रेजेंट किया वो इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर सचिन पांडा। हालांकि यहाँ से जाने के बाद वो सैटचिन हो गए हैं, सचिन से नाम बदल करके सैटचिन रखी हुआ है। एक बात मैं लास्ट कहना चाहता हूँ, ये परिवर्तन सोसाइटी लेवल पर आपने सवाल किया था, हमारे स्कूलों से परिवर्तन चाहिए। ये स्कूल सुबह 7 बजे जो हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। बच्चा नींद नहीं पूरी कर पाता, वो नींद में होता है, माँ उसे जगा देती है, 1 घंटा टेम्पो वाला लेगा स्कूल तक पहुंचाने में। 6 बजे बच्चा उठा दिया जाता है नींद से, 5 बजे 6 बजे, और बिना ब्रश किए ब्रश दिया जाता है, कर नहीं सकता, नींद में है। नाक पकड़ के इसको 1 गिलास दूध पिला दिया, वैन में बैठा दिया गया, वैन में वो सोता रहा। पहुंचा पहुंचा अपने स्कूल पहुंचा, स्कूल में उसको प्रिंसिपल के डर से खड़ा हो गया, लेकिन जब वो क्लास में पहुंचा तो उसको महसूस हुई कि जाना है, हमें वॉशरूम जाना है। क्यों? प्रॉब्लम वही है, जब उसने कुछ खाया तो महसूस। इसके लिए पूरे जीवन भर उसका जीआई सिस्टम बेकार है। अब गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, जब कुछ पेट में जाएगा तो कोलन से बाहर आएगा, लाइफ बर्बाद हो। ये स्कूल का टाइम बदलना चाहिए, 10 से 5 होना चाहिए, और स्कूलों में 3 घंटे पढ़ाई, 3 घंटे फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। पढ़ा पढ़ा के कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, जब हेल्थ नहीं रहेगी पढ़ के क्या करें। और कैंटीन स्कूलों की कैंटीन बर्बाद हो गई है, उसको ठीक करने की जरूरत है। वहाँ इंडिजिनस फूड होना चाहिए, ऐसा फूड नहीं होना चाहिए, ब्रेड और ये सब पास्ता वगैरह वगैरह सब नहीं होना चाहिए। सोसाइटी लेवल पर कार्य करने की चाहिए। बहुत इम्पैक्टफुल चीज़ बोली है सर आपने, और
it is very necessary that people think about it and do something about this. सर आपने इसके पहले एक बात की कि नैपिंग जिसको बोलते हैं आजकल अडल्ट्स भी करते हैं, बच्चों को तो खैर उनका तो नॉर्मल है, बट व्हेन एडल्ट्स आर नैपिंग ऐसी क्या चीज़ है जो उनको फॉलो करनी चाहिए ये टाइम पे, या इतना ड्यूरेशन होना चाहिए, खाने के इतने टाइम बाद, खाने के इतने टाइम पहले? यूजुअली क्या होता है, जब हम लंच ले लेते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सारा ब्लड पंप हो जाता है, स्पेशली सर्कुलेशन में ब्लड आ जाता है और ब्रेन को कम ब्लड लेता है, तो ब्रेन थोड़ा सा उस समय कम ब्लड पाता है, ये थोड़ी नींद आने लगती है। और नैपिंग इज गुड फॉर हेल्थ प्रोवाइडेड इज नैपिंग। जब 90 मिनट की साइकिल होती है एक स्लीप, अल्ट्रेडियन रिदम कहते हैं इसको, अल्ट्रेडियन रिदम, 90 मिनट साइकिल नींद की आती रहती। आधे घंटे से ज्यादा नैप जब हो गया तो वो नैप नहीं रही। तो देखिए, नैपिंग जो है अगर आधे घंटे से कम है तब तो वो नैपिंग है, उससे ज्यादा हो गई तो स्लीप का वो फेज पहुंच गया। और आपको पता है कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और नुकसानदेह है। तो अगर रैपिड आई मूवमेंट में चली गई, रेम स्लीप में चले गए, तो नैप से फायदे होने के बजाय नुकसान है। तो नैप करने वाले आधे घंटे से ज्यादा नैप है। बहुत आईटी प्रोफेशनल पावर नैप लेते हैं, सत्या नडेला पावर नैप लेते हैं 15 मिनट की, 15 मिनट के लिए आंख बंद करके ध्यान में चले गए, इसको सत्या नडेला पावर नैप कहते हैं। लेकिन हमारे योगी लोग इसको समाधि ध्यान कहते हैं। ध्यान कुछ और नहीं है, यही है, हमने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर दिया, अपनी हार्ट रेट को कम कर लिया, रेस्पिरेटरी रेट को कम कर लिया, बीएमआर कम हो गया, यही है समाधि। इस पूरे कॉन्वर्सेशन को कंक्लूड करने के पहले एक क्विक सा रैपिड फायर सेशन लेते हैं। yes. उसमें कोई ओवर थिंकिंग नहीं, कुछ नहीं, पर आपसे पूछूंगी, आप तुरंत जवाब दीजिए, आपके मन में जो पहला थॉट आएगा उसको। हाँ। So are you a morning person or a night owl? I am not morning hours. I am not a night owl. Not. Sir, what is the most underrated circadian disruptor? Late dinner or late screen time? Late screen. One habit that doctors should correct first for better metabolic health. Whatever they are suggesting to patients, they should apply themselves. That's great. Last question. Chronotherapy. Is it a myth or a missed opportunity? It is a missed opportunity. It's a big missed opportunity. Yeah. So, in conclusion, I'll say that, today's conversation is a reminder that physiology does not operate on prescriptions alone. It operates on timing. And as clinicians, we often intensify therapies when the control of this worsens. But I think if you're expecting better outcomes, you should align that with sleep, light, exposure, and meals, and treating the body's natural rhythm. So thank you so much, sir, for sharing your insights. And with this, we conclude today's. Thank you. It was very nice to me as well. You had very good questions, and I'm happy to have hosts like you. Thank you. Thank you so much, sir. It means a lot. Thank you. Thank you. Thank you.